अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल वाहिद, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो अभी सोशल मीडिया में हमें एक ये बहस देखने को मिला कि इज़ आवर सबकॉन्टिनेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब कोलोनियलिज्म। क्या ऐसे अल्फाज जैसे कि बिदआ या फिर गीरा या फिर अखी उख्ती वगैरह, दावा और उसके अलावा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह, और हमारे जो आप कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अरब से जो हैं मिलती जुलती हैं, या फिर हमारे ऐसे हीरोज़ जैसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि अरब थे, वो जो है क्या वो एक अरब कोलोनियलिज्म का और अरब इन्फ्लुएंस का नतीजा है? और क्या ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है? और अगर उसका नतीजा है, देन इज़ इट बैड फॉर अस? तो इस पर जो है एक लंबी चौड़ी बहस जो है छिड़ी, और इस पर जो है बड़ा एक लंबा चौड़ा वो हुआ। तो इस वीडियो में मैं ये काम करूँगा कि सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट कोलोनियलिज्म, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट यूरोपियन कोलोनियलिज्म, और उसके बाद आई विल टॉक अबाउट द रिलीजन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन अस। और मैं इस बात को भी एड्रेस करूँगा कि कैसे द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन जिसका थीम अरेबिक है, इट डजेंट मीन वी हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब और अरेबिक पीपल देमसेल्व्स, क्योंकि द मेन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम वही सेल्फ डिफीटिंग है इस पूरे आर्ग्यूमेंट का के लिए। क्योंकि जैसे कि हम हदीस देखते हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ना किसी अरब को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत है, ना किसी अजमी को किसी अरब पर जो है फ़ौक़ियत है। खैर, उस पॉइंट पर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ कोलोनियलिज्म? कोलोनियलिज्म इज़ बेसिकली एक टर्म है जिसके अगर हम इसको फ्रेंकली बोलें तो इसके मायने ये निकलते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाला शख्स जाके किसी दूर किसी इलाके में, अलग इलाके में जहाँ नेटिव्स रहते हैं, उस इलाके के अपने नेटिव्स रहते हैं, उस इलाके में जाके कब्ज़ा करें, वहाँ कॉलोनाइजेशन शुरू कर दें और कॉलोनीज़ बनाने लग जाए। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कॉलोनियल या कॉलोनाइजेशन। यहीं से बेसिकली लफ्ज़ निकला है। इससे फिर इंपीरियलिज्म का जो है जन्म होता है। कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि आप वो जो नेटिव इटसेल्फ है उसको जो है आप दबाते हो, उस पर अपना जो कल्चर है वो आप लेके आते हो, और उसका जो अपना एक फीलिंग है, अपना उसका कल्चर है, वो जो अपना उसका एक जो थीम है उसको आप रिजेक्ट करते हो, उसको आप जानवर समझते हो, और उसको आप बेसिकली एक इंसान अपने जैसा नहीं समझते। जैसे कि आप अगर खुद को फिल्म का हीरो समझते हैं तो अगले को आप विलन भी नहीं समझते, अगले को आप कुछ भी नहीं समझते। आप बस उस लैंड को जाके आपको कब्जा करना होता है, आपको वहाँ अपनी जो डोमिनेंट एक आप कह सकते हैं कल्चर है उसको लेके आना होता है, और जो अगला है उसकी जो फीलिंग्स हैं और वो जिस चीज़ से दे आर कमिंग फ्रॉम, उसको बेसिकली ग्रास्प भी नहीं करना, उसको समझना भी नहीं है। इसके मैं मल्टीपल आपको एग्जांपल्स दूंगा, और वो भी आपको मैं दूंगा एडवर्ड सईद की किताब से, ओरिएंटलिज्म, और ये इसकी दूसरी किताब है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, अभी मैं यही पढ़ रहा हूँ, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। इन दो किताबों से बेसिकली एडवर्ड सईद ही वो बंदा था जिसने इस वेरी टॉपिक को ही आके सही से एक्सप्लोर किया, और इससे जो डार्क साइड है इसका ये दिखाया। और इसने ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज़ की जो कि ओरिएंटलिज्म के नाम से मशहूर है, जिसमें उसने दिखाया कि कैसे ये जो कॉलोनाइजर्स थे, ये ओरिएंट कहते हैं ईस्ट को, ये ईस्ट में आए, इन्होंने ईस्ट में यही सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई ये इन्होंने की, और इससे इन्होंने ईस्ट वालों को कैसे एक जानवर बनाकर पेश किया, और कैसे ये जो झूठी बातें उन्होंने घड़ी ईस्ट वालों के खिलाफ, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी बनी। इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक स्टडी बनी कि लोग सच में ये समझने लग गए, मोस्ट ऑफ द लोग जो कि यूरोप में रहकर ईस्ट को स्टडी करते थे, जो कि यूरोप उनका कभी आना नहीं हुआ, वो ये समझने लगे कि ईस्ट वाले वाकई में ऐसे होते हैं, ओरिएंटल्स वाकई में ऐसे होते हैं। और इसमें उनका सबसे बड़ा ईस्ट में निशाना इस्लाम था। उसकी वजह यह है कि इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला था, और यूरोपियंस को ये डर लग गया था कि इस्लाम यूरोप में भी फैल जाएगा। तो एक दो ऐसे जो आप कह सकते हैं पैरेलल में रिलीजन्स आके खड़ी हो गई थी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। उनका मसीहा जीसस, और सो कॉल्ड हमारा जो है मसीहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उनको लास्ट प्रॉफिट मानते हैं, हम उनको एक बड़ा दर्जा देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट के पैरेलल में जो है इसको लाया। तो एडवर्ड सईद क्या करता है अपनी किताब में, जितनी भी 1700 से लेकर 1800 तक और इससे भी आगे जितनी भी राइटिंग्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम को, ओरिएंटल्स को और इन फर्दर कल्चर्स को मेंशन करती हैं, उनको एडवर्ड सईद ने रिसर्च किया है, और उनमें से सारे रेसिस्ट एलिमेंट्स निकाल के दिखाए। तो बेसिकली कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं इस चीज़ से दूंगा। एडवर्ड सईद अपनी किताब में ये बड़ा ज़बरदस्त एक लिखता है। बेसिकली ये एडवर्ड सईद जो है, ये इस बंदे का हवाला दे रहा है, आर्थर जेम्स बेलफोर्ड। ये मेरे ख्याल से वही था जिसने बेलफोर्ड डिक्लेरेशन भी जो है इसी की वजह, इसी ने मतलब करवाया था, इसी पर नाम उसका था। एंड ही वॉज अ बिग फिगर, सही है, इंडिया में भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ही वॉज एक्स जो है प्राइम मिनिस्टर, एंड मल्टीपल इसके जो है ना वो थे। इसने अच्छा खासा टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ब्रिटिश ज़माने में गुजारा था, ही वॉज अ ब्रिटिश मिनिस्टर। अब इसमें ऑन जून 13 1910 1910 आर्थर जेम्स बेलफोर्ड
lectured the House of Commons on the problems with which we have to deal in Egypt. The problems with which we have to deal in Egypt, उसमें House of Commons में इसने lecture दिया था. Let's listen to his rumblings या mumblings जो भी है in this lecture. ये उसकी मैं quotation दे रहा हूँ. First of all, look at the facts of the case. Western nations, as soon as they emerge into history, show the beginnings of those capacities of self-government. मतलब जो वेस्टर्न नेशंस हैं शुरू से ही वो सेल्फ गवर्नमेंट की जो है सेल्फ गवर्न करने की, खुद से गवर्न करने की कैपेसिटी दिखाते हैं. और उसको जो है ना, यू मे लुक थ्रू द होल हिस्ट्री ऑफ ओरिएंटल्स इन व्हाट इज कॉल्ड ब्रॉडली स्पीकिंग द ईस्ट एंड यू नेवर फाइंड ट्रेसेस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. मतलब अगर आप ओरिएंटल्स की पूरी हिस्ट्री में देखें तो आप सेल्फ गवर्नमेंट की कोई ट्रेस नहीं देखेंगे. मतलब उनको सेल्फ गवर्न करना आता ही नहीं है. और ये मैं अभी आगे जाके बताऊंगा ये ऐसा बोल क्यों रहा है. सही है. But never in all revolutions of fate and fortune have you seen one of those nations of its own motion it's established what we from a western point of view call self-government. That is the fact. इस बात को इसने फैक्ट बना दिया कि हमने कभी भी ईस्टर्न नेशन को वो इस्टेब्लिश करते हुए नहीं देखा जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, और इसको इसने फैक्ट बना दिया. अब आगे जाके ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर दीज नेशंस. लेट मी फास्ट फॉरवर्ड इट. I think that experience shows that they have got under it far better government than in the whole history of the world they have had ever before, and which not only is a benefit to them but is undoubtedly a benefit to the whole of the civilized West. We are in Egypt not merely for the sake of Egyptians, though we are there for their sake. हम वहाँ सिर्फ इजिप्शियंस के लिए जो है रूल नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो हम उन्हीं के सेक के लिए रूल कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को रूल नहीं कर सकते, और हमने उनकी हिस्ट्री रिसर्च की है और हमने ये देखा है कि वो रूल ही नहीं कर सकते. सिर्फ हम एज अ वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट इन नेटिव्स पर रूल कर सकते हैं, और ये नेटिव्स खुद पर भी रूल नहीं कर सकते. इनको रूल करना ही नहीं आता, तो हम इन पर एहसान कर रहे हैं इनको रूल करके. ये बेसिकली एक वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट एक माइंडसेट है कि वो जो नेटिव है हम जाके उस पर रूल करेंगे, उस पर अपना कल्चर थोपेंगे, उस पर जो है ना उसको सिविलाइज्ड बनाएंगे. और ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो कि वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट बताते हैं कि हमने जो है इंडिया पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आके जो है कब्जा रूल किया, कॉलोनाइज किया, आप लोगों को सिविलाइज बनाया, आप लोगों को टेक्नोलॉजीज दी और आप लोगों को आगे बढ़ाया, और जो है हम तो आपके अच्छे के लिए हमने किया. और वो सारा जो जेनोसाइड है और सारा जो डीह्यूमनाइजेशन है और सारी चीज़ें उनको साइड पे करते हैं. ये शख्स बेसिकली ये बोल रहा है कि अब हालांकि इसने ये बात इजिप्शियंस के लिए की थी जब इजिप्ट ब्रिटिश के अंडर था. लिटरली सेम वर्डिंग्स आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी मिलेंगी, मल्टीपल ऑथर से, इसी शख्स से भी मिलेंगी, जो कि कहते हैं कि ये जो कि अभी भी कह रहा है कि दीज गाइज आर नॉट केपेबल ऑफ सेल्फ गवर्निंग. ये नेटिव्स जो हैं सेल्फ गवर्न कर ही नहीं सकते, इनकी कंपैटिबल ही नहीं है, यानी दे आर लेस देन अस. हम बड़े, हम वी आर सुपर ग्रेट यूरोपियन नेशंस. और खैर एडवर्ड सईद इस किताब में मल्टीपल जगहों पर जो है मल्टीपल ऑथर्स का दिखाता है और मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट्स दिखाता है और जो है कोटेशंस दिखाता है जिसमें बड़े बड़े फिगर्स, वो भी लिटरली ये कह रहे हैं कि वी आर बेटर ह्यूमंस, वी आर मोर ह्यूमंस दैन द ओरिएंटल्स, द नेटिव्स. और ये बेसिकली जिस्ट है कॉलोनाइजेशन की, ये बेसिकली जिस्ट है एम्पीरियलिज्म की, कि अगला शख्स बुरा है, अगला शख्स मुझसे कमतर है, अगला शख्स वो बस जो है मैं उसको रूल कर रहा हूँ, मैंने उसको जो है अपना गुलाम बनाया हुआ है, वो भी उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि उसका और कोई है ही नहीं, कोई आप कह सकते हैं मकसद सिवाय मेरा गुलाम बनने के. और लेट्स टॉक अबाउट लिबरल्स के अबू जॉन स्टुअर्ट मिल की हम बात करते हैं. ये इसके एडवर्ड सईद की दूसरी किताब है, और मैं भी मुनाजरे वाला लग रहा हूँ. वो जो मुनाजरे वाले होते हैं ना, वो किताब पे किताब निकालते हैं, ये देखो सफ़ा नंबर 52, ये खब्बा पेज पता नहीं क्या, पैराग्राफ नंबर 4. तो खैर ये एडवर्ड सईद की दूसरी किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है. इसमें वो जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी से कोटेशन निकालता है. अब ये इसमें जो है ना जॉन स्टुअर्ट मिल बात कर रहा है नेटिव जो लोग हैं जिनको इन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ है उनकी. देखो ये कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि ये लिबरलिज्म का बाप है. सही है, मतलब ही बेसिकली इन्वेंटेड द टर्म लिबरलिज्म, आप कह सकते हैं फिलॉसफी पुट फॉरवर्ड की थी लिबरलिज्म की बेसिक फंडामेंटल्स. दीज आउटलाइन पोजेशन ऑफ आवर्स, यहाँ पोजेशन वो उन नेटिव्स को कह रहा है और उन लैंड्स को कह रहा है जिनको इन्होंने कब्जा किया था. दीज आउटलाइन पोजेशन ऑफ आवर्स आर हार्डली टू बी लुक्ड अपॉन एज कंट्रीज, but more properly as outlying agricultural or manufacturing states belonging to a larger community. Our West Indian colonies, for example, cannot be regarded as countries with a productive capital of their own, but are rather the place where England finds it convenient to carry on the production of sugar, coffee and few other tropical commodities. क्या कह रहा है? England finds it convenient to carry on the production of sugar, coffee and few other tropical commodities, जो कि स्लेवरी पर, पूरा ये स्लेवरी पर बिल्ड था. नेटिव पॉपुलेशन और उन सब को हटा के, उनको बेसिकली एक इग्नोर करके उनको बस एक कन्वीनियंट बना दिया कि हमारे लिए ये जो स्लेव पॉपुलेशन है ये बस एक कन्वीनियंस है.
मतलब आपने नेटिव्स को इंस्लेव करके उनसे शुगर प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ये सारा करवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं बस दीज आर आवर आउटलाइन पोजेशंस और ये हमारे बस कन्वीनियंस है, हम जो इनसे करा रहे हैं। मतलब ये आपकी इंसानियत है, मतलब यहाँ आप आ चुके हैं। और ये बेसिकली, अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, ताकि मैं आपको इसको कंपेयर कराऊँ अरब जो इंपीरियलिज्म या अरब कॉलोनाइजेशन जो कि हमारे आजकल के लिबरल्स कह रहे हैं, मैं आपको इन दोनों को फिर कंपेयर कराता हूँ, फिर आप देखें। ये मैंने आपको बताया ना। ये अब इसके बाद एडवर्ड सईद कहता है, इन मिल वी हैव द रूथलेस प्रोप्राइटरी टोन्स ऑफ द वाइट मास्टर यूज्ड टू एफेसिंग द रियलिटी, वर्क एंड सफरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ स्लेव्स transported across the Middle Passage, reduced only to an incorporated status for the benefit of the proprietors. These colonies are, Mill says, to be considered as hardly anything more than a convenience. Hardly anything more than a convenience. ये है मेरे भाइयों दोस्तों वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, हार्डली मोर देन अ कन्वीनियंस। ह्यूमन लाइव्स आर हार्डली मोर देन अ कन्वीनियंस। खैर, ये किताब बड़ी अच्छी किताब है, इंपीरियलिज्म, कल्चर इंपीरियलिज्म। इसमें एडवर्ड सईद मल्टीपल ऑथर्स, जैसे कि उसमें उस वाली किताब में, इस वाली किताब में भी वो मल्टीपल ऑथर्स और नॉवलिस्ट। इस किताब में बेसिकली जो एडवर्ड सईद है उसका काम नॉवेल्स और बाकी इन चीज़ों पर है कि कैसे इनमें जो है हमें इंपीरियलिज्म दिखता है। इसमें वो कमू को भी बड़ा एक्सपोज करते हैं, जो हमारे जो कमू भाई हैं ना, वो द मिथ ऑफ सिसिफस जिसने लिखा था, और द स्ट्रेंजर जो कि फिलोसफर है, फ्रेंच फिलोसफर है, एल्बर्ट कमू, बड़ा मशहूर है, आजकल टिकटॉक पे बड़ा चलता रहता है। उसको बड़ा एक्सपोज किया, उसकी जो अल्जेरियन नेटिव पॉपुलेशन के खिलाफ जो बड़ी रेसिस्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं और वो चीज़ें, उनको बड़ा एक्सपोज किया हुआ है। तो बड़ा एक हमें अजीब सा लगता है जब लोग इस सारी डिह्यूमनाइजेशन को कंपेयर करते हैं एक नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ पर, जिसको वो कहते हैं अरब कॉलोनाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट अरब कॉलोनाइजेशन। अब वीडियो तो लंबी हो रही है, बट आई हैव टू कवर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, या फिर उसके व्हाट डू वी कॉल समवन जिसको हम कहते हैं कि वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से इन्फ्लुएंस हुआ है। वो शख्स इंग्लिश में बात कर रहा है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। वो शख्स जो है इंग्लिश कपड़े पहनता है या फिर इंग्लिश चीज़ों से इंस्पायर्ड है, जो कि उस प्रीवियस उसके मास्टर्स थे उनसे इंस्पायर्ड है बेसिकली। चलो, टू सम एक्सटेंट ओके, इट्स फाइन। बल्कि इस वेरी किताब में एडवर्ड सईद ये आर्ग्यूमेंट बताता है कि कैसे हम इस इन्फ्लुएंस को इनहेरेंटली बुरा नहीं समझते, ये समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि चलो एक शख्स जो है अरब, आप कह सकते हैं कि एक शख्स जो है किसी इंपीरियलिस्ट एक नोशन से इंस्पायर्ड है, किसी कल्चर से इंस्पायर्ड है, तो वो कल्चर इनहेरेंटली बुरा है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि फिर हम वही बात कर रहे हैं जिसको दूसरा कर रहा था, जिसने हमें कॉलोनाइजेशन का शिकार बनाया था। वो हमारे कल्चर और हमारे एक नेटिव एक एंटिटी को बुरा समझता था, हमारे थीम को बुरा समझता था। तो हम भी इन रिटर्न वही कर रहे हैं। वट वी कैन डू इज अप्रिशिएट इट एंड अप्रिशिएट इट्स लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अस, ये हम कर सकते हैं। अब लिबरल्स क्या कहते हैं? लिबरल्स कहते हैं कि जब वो कहते हैं ना अरब कॉलोनाइजेशन, तो वो कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने कही, ये सारा अरब ने हमारे साथ किया। और वो इसका रेफरेंस क्या देते हैं? वो कहते हैं कि द यूजेज ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह, द यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स इंशाल्लाह वगैरह वगैरह। और जैसे कि एक एक्ट्रेस थी, उसने आके टीवी पे कहा था कि सलाउद्दीन अय्यूबी को ये जो है अपना हीरो मानते हैं, वो तो अरब था, ये अरब कॉलोनाइजेशन की वजह से होता है वगैरह, हम उनको बनाते हैं, हम अपने हीरोज़ को बनाए। फ्रेंकली हमारे अपने हीरोज़ भी, हम उनको हीरोज़ इसलिए मानते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़। So let's talk about religion. Why do we use these Arab terminologies? Why do we have this Arabic influence? Is it because of Arabian culture or is it because of religion? आप मुझे बताएं एक भी ऐसी अरेबिक चीज़ जो कि अरबी चीज़ है, जो कि रिलीजन की वजह से, रिलीजन के बगैर हम पर उसका इन्फ्लुएंस आया, आपको नहीं मिलेगा। हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक ही अरेबिक इन्फ्लुएंस है और वो है इस्लाम। इस्लाम से ही हमारा सारा इन्फ्लुएंस आता है। अगर ये अरेबिक कॉलोनाइजेशन की वजह से होता तो हमारे मल्टीपल अलग अलग रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, अलग जैसे साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और उसके अलावा इंडोनेशिया में और बाकी जगहों पे, उन सब की ड्रेसिंग अलग है। अरब के जो स्कॉलर्स हैं उनकी ड्रेसिंग, अब मैं एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ जो कि अक्सर मिलाई जाती है रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ। हमारे मुल्क में जो है ना, शलवार कमीज़ को मिलाया जाता है इस्लामी लिबास के साथ। ये तो अरबों से नहीं मिलती, ये तो एक इंडियन अपनी एक वो है। अरब जो है उनका एक अपना एक अलग हिसाब है रिलीजियस कपड़े, सही है ना। इंडोनेशियन वालों का अलग एक अपना ही एक जो है अलग ड्रेसिंग है। ये तो हमें ये नहीं दिखाता कि देयर इज दिस सेम नोशन ऑफ कॉलोनाइजेशन कमिंग फ्रॉम अरब्स। किसी एक बंदे से मेरी बहस हो रही थी, बल्कि इट वाज अ हिंदू लेडी। वो कह रही थी कि बुर्का इज़ एन अरेबिक लाइफस्टाइल थिंग जो कि हम पर आया है, एंड इट इज़ व्हाई डिड इट कम, इट इज़ ड्यू टू अरेबिक कॉलोनाइजेशन। ये बात वही करेगा जिसको वाकई में हमारे रिलीजन का नहीं पता। हमारा रिलीजन बल्कि आया ही इसलिए, पर्दा करना हमारे रिलीजन का हिस्सा है, अरेबिक कल्चर का हिस्सा नहीं है। बल्कि हमारे रिलीजन से आने से पहले ये सीन नहीं था, हमारे रिलीजन ने आके इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। सो इट्स नॉट एन अरेबिक थिंग, इट्स अ रिलीजियस थिंग। उसके अलावा अगर अरेबिक कॉलोनाइजेशन के हम शिकार होते थ्रू आवर रिलीजन, कोई नहीं, या फिर एक अरेबिक एक इन्फ्लुएंस कॉलोनाइजेशन ज़रूरी होती हम पर, तो हमें रिलीजियस वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज में ना मिलते। मौलाना रूमी की मसनवी आप देख लें,
इट इज़ इन पर्शियन, और फारसी में बहुत सारा काम हुआ है रिलीजन पर। दिस इट इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज जो हमारे रिलीजन के साथ मिले हुए हैं, जो कि अरेबिक में, जो कि हम इन्हें यूज़ करते हैं, और वो जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम स्टैंड करते हैं, जिनके हम फ़ैन हैं, वो ये बच्चा, दोज पर्सनैलिटीज़ आर बेसिकली ड्यू टू आवर रिलीजियस, एक आप कह सकते हैं कि रिलीजियस एक हमारे सपोर्ट की वजह से, क्योंकि वी लव आवर रिलीजन, और इट इज़ नॉट बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन जो है इम्पीरियल एक चीज़। उसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल्स दी इम्पीरियलिज्म के, कि कैसे जो है ये वेस्टर्न यूरोपियन इम्पीरियलिस्ट जो हैं, इन्होंने ये हमें ऐसा ऐसा समझते हैं। आप मुझे एक भी ऐसा एग्जांपल दें जो कि, अब हमारे यहाँ तो अरेबिक वर्डिंग्स और ये सारे रिलीजन की वजह से हैं, कि हमारा रिलीजन एक भी ऐसी जगह बताएं जहाँ कहता है कि अरेबिक्स जो अरेबियन जो लोग हैं दे आर बेटर देन अस। एक मुझे इंस्टेंस बताएं। बल्कि हमारा रिलीजन इटसेल्फ कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अरबियों को अजमियों पर फौकियत नहीं है, और वाइस वर्सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कंपेनियंस में से इथियोपियन ब्लैक स्लेव्स थे, जिनको बाकी अरबों से ज़्यादा उनकी फौकियत थी। बाकी अरब जो कि चीफ क्लास के थे, बड़े ऊपर उसके थे, उनसे ज़्यादा फौकियत थी इथियोपियन स्लेव्स को। उसके अलावा हज़रत सलमान फारसी वॉज अ पर्शियन, बाकी एक साहबा भी थे रोम के, बाकी मल्टीपल साहबा थे रोम के, रोमी थे वो। यू कैन लुक एट, अगर कॉलोनाइजेशन और ये होता तो बाकियों को वो एक जो है डीह्यूमनाइज करते, सिर्फ अरब्स को एक सुपीरियर कल्चर दिखाते। दिस इज़ द बेसिकली द जिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये हमें इस्लाम में नहीं दिखता। तो ये आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ एक रिटार्डेड आर्ग्यूमेंट है। बल्कि लेट मी डू अ 180 डिग्री ऑन यू। जो शख्स ये कहता है ना कि आप अरब से कॉलोनाइज हुए हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो नेटिव्स हैं, हमें कोई चूज़ करने का हक नहीं कि हम किससे इन्फ्लुएंस और किससे इन्फ्लुएंस ना हो। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि या तो वो इस इन्फ्लुएंस होने को ही इनहेरेंटली बुरा समझ रहा है, या तो वो ये कह रहा है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को रिजेक्ट करें और इसको ना करें, ये चॉइस आपके पास नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बुरे शख्स बन जाते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई से नहीं है इसमें, आप जो एक नेटिव हैं, आपको इसमें कोई से नहीं है कि आपको कौन सी कल्चर या अडेप्ट करनी है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, ये मैं कहूँगा। वो ये कहना चाह रहे होते हैं। तो फिर तो आप सेम ही वही स्पीच दे रहे हैं जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। यू आर बेसिकली अटैकिंग योर ओन सेल्फ, कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन आर्ग्यूमेंट। अब ये सारे जो रिटॉरिक्स है, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन रिटार्डेशन, जैसे कि मैंने अपने पोस्ट के कैप्शन में दिया था, दीज आर ऑल रिटार्ड्स, ये रिटॉरिक्स यूज़ करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबी हो गई।